हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग पूरा टेंस्ड होंगे, अभी ऑलमोस्ट मतलब नज़दीक आ गया मेंस। तो आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया है जहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लेकर आना चाहिए या कैसे लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमको बताएंगे। आई एम प्रोफेसर तापस, HOD फिजिक्स फ्रॉम विद्यालंगर क्लासेस एंड पब्लिकेशंस। यहाँ पे कुछ कुछ स्लाइड्स आएंगे जहाँ पे प्रॉपर डेटा के साथ हम डिस्कस करेंगे। वो डेटा आपको प्रॉपरली सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, देन आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल लेकर आना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे लोग समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, ऑलमोस्ट 45 डेज एक्चुअली देखा जाए तो अराउंड 55 डेज है, बट मान लेते 45 डेज आपका हमारे पास अब रुका हुआ है, बचा हुआ है, बिकॉज जनवरी 26 के आसपास चालू हो रहा है आपके मेंस, राइट। तो ये 45 डेज में कैसे आपको तैयारी करना है फिजिक्स के लिए, मेंस फिजिक्स के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ना देखो बेटा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 99.9 परसेंटाइल, ये प्रॉपर डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। 99.9 परसेंटाइल 22 में जब आया था, रैंक कितने आई थी? 987। वही देखो आपकी 23 में रैंक कितना आई थी? 1233। दैट मींस अराउंड 1000 रैंक आपके आ जाता है 99.9 परसेंटाइल के अंदर। सिमिलरली 99 परसेंटाइल में कितना रैंक आती है? देखो यहाँ पे 9183 मतलब अराउंड, और यहाँ पे 11750 मतलब अराउंड 10,000 रैंक आ जाती है। मतलब टॉप 10,000 के अंदर आपको रैंक लेकर आना है तो एवरेज पे बोल सकते हैं हम लोग कि आपको 99 परसेंटाइल के अंदर आपके स्कोर होना चाहिए। सिमिलरली 95 परसेंटाइल में देखो 44,000 के आसपास 22 में, और 23 में वही आपके 56,000 के आसपास आ गया। 90 परसेंटाइल अगेन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अराउंड 90,000, यहाँ पे आपकी 1,12,695। ना ये 90 परसेंटाइल यूजुअली इंपॉर्टेंट है बिकॉज अराउंड 90 परसेंटाइल में आपकी जेई एडवांस की कट ऑफ मार्क्स होती है यूजुअली। मतलब इतने बच्चे एक्चुअली जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यूजुअली। ना एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखो, 22 में परसेंटाइल वाइज जो रैंक है वो बेटर है कंपेयर टू 23, राइट। ये क्यों है? बिकॉज कंपेयर टू 23 में मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका अपियर किए थे जेई के लिए। तो जब भी आपके यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाती है, तो देखो रैंक का भी फर्क पड़ जाता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके यहां से समझ में आना चाहिए, देखना चाहिए। वो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स। भाई उतना परसेंटाइल है ना, उसमें कितने पे आ जाएगा? देखो 99.9 परसेंटाइल ये जो आए थे 23 में जनवरी अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पे? 241 पे। वही सेम परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में, दैट इज टेस्ट 2 अटेम्प्ट में कितने पे? 240, ऑलमोस्ट सेम है। 99 परसेंटाइल 173, यहां पे 182, 95 112 127, 90 परसेंटाइल 82 एंड 97। दैट मींस 82 और 97 जो है ये ऑलमोस्ट आपकी, फिर से बोल रहा हूं, जेई एडवांस की कट ऑफ मार्क्स है ऑलमोस्ट। नाउ ऑब्जर्व करो बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है जनवरी अटेम्प्ट में जो स्कोर है वो रिलेटिवली कम है, सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर बढ़ जाती है, राइट। दैट मींस सेकंड अटेम्प्ट आई कैन से दैट मोर कॉम्पिटिटिव हो जाती है बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे और ज्यादा प्रिपरेशन कर देते हैं। तो आइडियली आई विल सजेस्ट ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, जो आपकी जनवरी में आने वाला है, उसमें मैक्सिमम परसेंटाइल लेकर आने की कोशिश करो बेटा, बिकॉज थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है। सेकंड अटेम्प्ट में जो थोड़ा सा टफ हो जाता है, फिर कंपटीशन बढ़ती है। ये डेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा है ये कैसे आपकी सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ना आ जाओ, ये एक एवरेज दे रहा है, परसेंटाइल वर्सेस एवरेज टेंटेटिव मार्क्स। तो ये इसमें आपको आइडिया आती है जैसे 100 परसेंटाइल आपको आना चाहिए, मतलब आप चाहते हो जो आपका 100% आ जाए, तो अराउंड 295 टू 300 मतलब ऑलमोस्ट फुल स्कोर करना पड़ता है। 99 परसेंटाइल अराउंड 180 टू 185, 98 प्लस 160 to 165,
सिमिलरली 90 प्लस 95 टू 100, ये मैंने आपको एवरेज करके दिखा है। लास्ट स्लाइड में एग्जैक्टली 23 में क्या डेटा था वो दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट 5 इयर्स की एवरेज करके दिखाया आपको। तो दैट मींस ऑलमोस्ट एवरेज ये स्कोर है, ये स्कोर में आपको इतना परसेंटाइल आ जाती है। ये आपको नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि इतना परसेंटाइल मुझे चाहिए तो उसके लिए टेंटेटिव मार्क्स कितना चाहिए मेरे को। तो ये आपको थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता है। So point to be noted. Now we'll go to the next slide. यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो पेपर है, मेंस की जो पेपर आती है फिजिक्स का, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है 11 की एंड 12 की। देखो ऑलमोस्ट सेम है, 47% वर्सेस 53%, राइट। 11 में कितना बात 53, 12 वाली पार्ट में 47। ये जनरली एवरेज करके देखोगे ना आप, ऑलमोस्ट 49, 51, ऑलमोस्ट 50 आ जाती है। तो दैट मीन्स आपके लिए 11 एंड 12 दोनों सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं 12 वाला पार्ट जरा करके आते 11 बार छोड़ देते, नहीं बेटा, ऑलमोस्ट इक्वली वेटेज रहती है। दैट पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे भाई कुछ पर्टिकुलर एनआईटी में जाना चाहिए, जाना चाहता हूं मैं, ठीक है, उसके लिए मुझे कितना मार्क्स चाहिए और एनआईटी परसेंटाइल चाहिए। देखो टॉप एनआईटीज, टॉप 10 एनआईटीज में, टॉप 10 एनआईटीज उसमें आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को ड्रीम होता है कि आई वांट टू गो टू द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन टॉप एनआईटीज। उसके लिए स्कोर होना चाहिए कितना 220 प्लस आउट ऑफ 300। नाउ देखो बेटा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी स्कोर 160 प्लस है तो आपको टॉप 10 एनआईटी मिल जाएगी, बट आधा डिपार्टमेंट मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको यू विल गेट द व्हाट आर द बेस्ट एनआईटी, जहां पे आपको एंट्रेंस मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगी, बट आपको सीएस डिपार्टमेंट नहीं मिलेगी, बाकी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन मिल जाएगा। नाउ आपको सेकंड टायर 2 वाले एनआईटीज जो है उसमें सीएस चाहिए, बिकॉज सीएस का जनरली बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बच्चे को पसंद आता है सीएस डिपार्टमेंट। तो टायर 2 सीएस डिपार्टमेंट चाहिए तो 190 प्लस स्कोर से आपको मिल जाएगी। सिमिलरली 140 प्लस स्कोर है तो टायर 2 एनआईटीज के अंदर आपको बाकी कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सीएस नहीं मिलेगा, बट आपको टायर 2 तक मिल जाएगा। दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं कि आपकी स्कोर मान लो 140 प्लस तक है तो टायर 2 तक कोई भी आपके एनआईटीज के अंदर एडमिशन हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, 140 प्लस स्कोर आउट ऑफ 300 में ही आपको 2 टायर एनआईटीज के अंदर एनी डिपार्टमेंट मिल जाती है। अब आ जाओ टायर 3 एनआईटीज, मतलब कौन सा, मेनली नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है, उसमें सीएस डिपार्टमेंट चाहिए आपको। देखो कितना चाहिए था 160 प्लस, और वही 3 टायर में कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा मुझे तो स्कोर इज 130 प्लस, मतलब इनडायरेक्टली आपको 130 प्लस स्कोर है तो यहां पे किधर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपको मोटा मोटा में मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई एनआईटी जो चाहिए, आपकी जो ड्रीम है वहां पे जाने के लिए टेंटेटिव स्कोर कितना होना चाहिए, तो हिसाब से आपको आपने तैयारी करना पड़ेगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली बच्चे लोग एनालिसिस करते नहीं हो बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी चैप्टर की वेटेज कितना रहता है, मेरे लिए मेंस के लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा दिखा रहा हूं। देखो बेटा, सबसे ज्यादा कहां से आया है 23 में, सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आया है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मेनली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से करना पड़ेगा, और रिलेटिवली इजी चैप्टर्स भी है, बट स्कोरिंग है। बट देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न फिजिक्स से। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो यहाँ पे 44 जो है केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनामिक्स। ये आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी है, तो इंडियन आप ये कर लेते हो तो केमिस्ट्री भी वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो ये कर लेते हो तो आपको फिजिक्स के लिए प्लस आपका मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए आपके लिए एडवांटेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 3rd हाईएस्ट रैंक में है। और देखो आपकी सो कॉल्ड जो रोटेशन है, आप लोग जो प्रिपरेशन करते हैं रोटेशन को बहुत टाइम देते हैं, राइट, थोड़ा टफ भी लगता है। देखो रोटेशन कितना नीचे है, कितने को 28 मार्क्स ओनली आया है, लेकिन काइनेमेटिक्स जो एकदम स्टार्टिंग में आपकी है और रिलेटिवली इजी भी है, पर हम लोग उसको ढंग से पढ़ते नहीं, हम लोग तो नहीं रोटेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास पर चैप्टर पढ़ेंगे,
लेकिन देखो बेटा काइनेमेटिक्स से सबसे ज्यादा वेटेज है कंपेयर टू रोटेशन चैप्टर्स। तो ये थोड़ा ध्यान देना, मेंस के लिए रोटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी काइनेमेटिक्स है, एटलीस्ट लास्ट साल के ट्रेंड बता रहा है। नेचुरली आप बोलोगे सर ऐसे कैसे है, रोटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यस, जेई एडवांस के लिए डेफिनेटली रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो मेरा डेटा बोल रहा है, ये प्रॉपर डेटा है कि भाई रोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स से पूछा जाता है, तो इसलिए आप काइनेमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान दो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस। नेक्स्ट आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मूविंग चार्ज, ये सब देख लो बेटा, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर्स, देन ग्रेविटेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिव एसी करंट, लॉ ऑफ मोशन देखो 24 बहुत कम आ गया, एसएम 24, बट एटलीस्ट ये चैप्टर आप कर लोगे ना तो मेजॉरिटी पार्ट आपकी कवर हो जाती है, और उसमें सीक्वेंस आप देख लो तो आइडिया आ जाएगी कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा वेट आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते देखिए ये जो 4 चैप्टर्स यहां पे है, यूनिट डायमेंशंस, एरर एनालिसिस एंड वेक्टर्स, वाट पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेमीकंडक्टर्स जहां पे आपको ऑलरेडी पता है ट्रांजिस्टर है नहीं, वो हट चुका है तो और इजी हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है कि ऑलमोस्ट हर, देखो 23, 22, 21, 15, मतलब इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट मींस आपके पेपर में अराउंड 12 to 16 मार्क्स जो है ना यहां से आ जाता है। ये बहुत स्कोरिंग सेक्शंस है, थोड़ा कम एफर्ट डालोगे तो भी आपको स्कोर मिल जाती है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से मस्ट डू टॉपिक फॉर जेईई मेन, ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के मत जाओ, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, तो आपको ये मस्ट डू टॉपिक्स है, करके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बेटा यहां पे कुछ चैप्टर जो है जो आपको थोड़ा सरफेस लगेगा, जैसे ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव मोशंस, कैपेसिटर, these are all very heavy chapters and important chapters for the JEE Advanced. EMI में आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास कोलिशन में बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, बिकॉज ट्रेडिशनली जेईई वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ चुका है एडवांस में। लेकिन मेंस के लिए देखो बेटा, मेंस के लिए these are all very least important topics as far as last year is concerned. लास्ट ईयर में आप डेटा बोल रहा है कि यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हिसाब से आपको तैयारी होना चाहिए। तो मतलब मैं क्या बोलने को चाहता हूं कि ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स है जो आपको टफ लगता है, लेकिन वो एक्चुअली जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं भी है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मेंस में, प्रोवाइडेड आपकी प्लानिंग प्रॉपर है। ये मैं डेटा आपको ये दिखाने के लिए ही कर रहा हूं, ये समझाने के लिए। ये देखो बेटा ऑथेंटिक डेटा है, इससे आपको आइडिया आ जाएगी। रोटेशन ट्रेडिशनली बच्चों को टफ लगता है, ईएमआई बहुत हेवी होता है, कैपेसिटर, देन आपका कोलिशन इन सेंटर ऑफ मास, फ्लूइड मैकेनिक्स में एडवांस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहां पे आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना वेटेज नहीं है, दैट पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ आ जाओ, ये जो है ना, मैं थोड़ा सा बॉलीवुड को बहुत पसंद करता हूं, तो इसलिए मैंने बॉलीवुड स्टाइल में 3 नाम दे दिए, बिंदास, कभी खुशी कभी गम, डर। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि आप मान लो ऑलमोस्ट 2 साल तैयारी चल रहा है आपकी, 2 साल से आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें से कुछ चैप्टर होएगा जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी कॉन्फिडेंस एकदम 100% है, जिसको आप बोल रहे हैं बिंदास, कुछ भी दे दो सर मैं कर लूंगा। तो वो सब चैप्टर आपके आएगा कहां पे, बिंदास सेक्शन में, जहां पे आपको बिंदास तरीके से अप्रोच करना है, कुछ भी दे दो सर मैं कर लूंगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, कभी खुशी कभी गम। मतलब आपको कभी कभी दुख देता है, कभी कभी उधर नंबर मिल जाता है तो आप खुशी भी हो जाते हो। तो ये जो सेक्शन है इसमें मतलब क्या बोल रहा हो सकता है आपके उसकी थ्योरी का क्लियर है, बट न्यूमेरिकल उतना किए नहीं है, पर कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है, सब टॉपिक्स है जहां पे आप अटक जाते हो, तो यहां पे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। मतलब आपकी तैयारी हो चुका है बट एकदम परफेक्ट नहीं हुई है, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग चाहिए,
तो वो वाले सेक्शन को रख दो आप ये सेकेंड वाले पार्ट में, चाहे बोलते कभी खुशी कभी गम। तो आज में धीरे धीरे गम को खुशी में कन्वर्ट कर लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। और ये जो लास्ट पार्ट है आपके डर, मतलब आपको वहां पे डर आता है लिटरली, मतलब आप वो चैप्टर नाम से अरे भाई मैं तो कुछ नहीं आता है, मैं ब्लैंक हूं, मैंने वहां पे उसका एबीसीडी पता नहीं है। तो वो जो चैप्टर्स है जिसमें आप बोलते हैं डर में रख दो, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो पहले ना ये जो आपका चैप्टर्स है, जितने चैप्टर्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, बिंदास, कभी खुशी कभी गम एंड डर। अब क्वेश्चन है ये डर वाले क्वेश्चन को, डर वाले सेक्शन को कैसे मैं धीरे 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 इंप्रूव करूंगा। आइडियली मेरा सजेशन ये है कि डर वाले सेक्शन में जो भी चैप्टर आपकी है उसमें से ना पहले गो थ्रू द क्लास नोट्स, जो भी आपने इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, जो भी सर ने आपको पढ़ाया है, पर जिधर से भी आपने नोट्स कुछ बनाए थे कभी तक, उसको एक बार गो थ्रू कर लो, मतलब इनडायरेक्टली बेसिक कंसेप्ट में क्लियर रख लो। जस्ट गो थ्रू द नोट्स प्रॉपर्ली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार कर लो। उसमें न्यूमेरिकल पार्ट कम चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बेसिक थ्योरी में कंट्रोल हो जाए, तो कल को वहां से इजी क्वेश्चन पूछ लिए तो फटाक से आपसे हो जाए। ये वाली जो पार्ट है कभी खुशी कभी गम, इसमें मतलब क्या है, आपका तैयारी हो चुकी है, सिर्फ अभी भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अटकते हो, तो यहां पे मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। थ्योरी पढ़ लो, पर थ्योरी को फास्ट पढ़ लो, ठीक है, देन इसमें जा न्यूमेरिकल करो। अरे बिंदास सेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है, फुल कंसेप्ट पे पूरा कंट्रोल है, तो आप यहाँ मेनली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। तो फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे मेनली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, थ्योरी में आपको कंट्रोल है, यहाँ पे थ्योरी आप जस्ट एक बार फास्ट गो थ्रू कर लो, देन न्यूमेरिकल पे ध्यान दो ज्यादा। और ये पार्ट में ओनली क्लास नोट्स जो भी है आपके है, जो भी नोट्स बनाए आपने उसको गो थ्रू कर लो अच्छी तरह से, बार बार कर दो, तो कल इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पहले बन जाए, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है आई एम एज्यूमिंग जे कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है 11 में कुछ किए ही नहीं है, 12 का भी पहले का 2-3 महीने कुछ किए नहीं है, अब सडनली लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए मैं कुछ स्टडी दे रहा हूं। बिकॉज मेंस ऐसे एक एग्जाम्स है ना जहां पे फ्रेंड स्पीकिंग आप थोड़ा सा प्रॉपर स्टडी लगाओगे ना तो कम एफर्ट में भी ज्यादा आउटपुट आ सकता है। तो ये वाला सेक्शन में डिस्कस फॉर दोस पीपल जिनकी प्रिपरेशन अभी तक बराबर हुआ नहीं है, हो सकता है आप लोग ज्यादा ब्लैंक हो, उसके लिए क्या करना है देख लेते हैं। पहले आप क्या करोगे, ढूंढो ये क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जेईई मेंस, इंपॉर्टेंट और इजी स्कोरिंग टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले स्लाइड्स में, ये कुछ चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट के अंदर भी जो इजी वाला पार्ट है, बोला जाता है मस्ट टू टॉपिक्स, वो रखो यहाँ प्लीज, ठीक है, वो इजीली स्कोरिंग है। देन कुछ चैप्टर जो वहां पे है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और रिलेटिवली इजी भी है, तो आप यहाँ सेक्शन में रख लो और उसको थोड़ा करो। नेक्स्ट आप आ जाओ, ये आप ये जो पहले उसको कर लीजिए, लेट से मतलब मेरा आपको टारगेट कर जाएगी, टारगेट हो जाएगी कि भाई एटलीस्ट पहले मेरे को 130 प्लस लेकर आते, 130 प्लस लेकर आओगे तो हम दिखाए थे ऑलमोस्ट जो आपकी 3 टायर में जो भी एनआईटीज है उसके अंदर कितना एडमिशन हो जाएगी। तो पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाओगे कैसे, कि यहाँ पे सो कॉल्ड जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेईई मेन में ज्यादा पूछते हैं, प्लस जो रिलेटिवली इजी भी है, स्कोरिंग भी है, इजीली स्कोर हो जाता है, उसको हम पहले कर लेंगे, ठीक है। ना आ जाओ, ये हाउ टू क्लियर बैकलॉग। बैकलॉग मतलब क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे चैप्टर जो है आपने हो सकता है क्लास में ध्यान दिए नहीं है, आपने उसमें क्लास मिस किए तो आपके पास छूट गई, तो आपके पास बैकलॉग बन चुका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बैकलॉग वाला चैप्टर्स है ना, उसके अंदर भी देखो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सी है इन टर्म्स ऑफ जेईई मेंस। देन वो चैप्टर के अंदर ना जो भी आपकी क्लास नोट्स है, जो भी जहां पे आप पढ़े हो, जो भी इंस्टीट्यूट का टीचर ने आपको पढ़ाया है, पर जो भी आपने कोई वो बुक रेफर की है, उसके जो नोट्स आपके पास है, वो नोट्स को पहले थॉरोली गो थ्रू करो, प्रॉपरली गो थ्रू करो। एंड फर्स्ट टाइम जब गो थ्रू करोगे, गो इट स्लोली एंड प्रॉपरली। देन मैं बोल रहा हूं इसमें एटलीस्ट पीआईक्यू जो है उसका ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस कर लो। आजकल मार्केट में बहुत सारे बुक्स है जहां पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलती है, तो वहां से जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी पीआईक्यू कर लो। इतना ही कर लो बेटा, इतना ही करके मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं स्ट्रेटजी उनके लिए दे रहा हूं जो ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ किए नहीं है पहले, नाउ सडनली बोल लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, उनको कैसे तैयारी करना है। और वो लोग भी जेईई मेन क्लियर कर सकता है विद सम डिसेंट रैंक।
तो उनके लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं। तो ये आप क्या करोगे, यहां पे पहले वो चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो थोड़ा सा, जो भी नोट्स से, देन आपकी पीआई को कर लो एक बार। पीआई के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसको आप आंसर करो कि कल वो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाए। इतना कर लोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी और आपको स्कोर भी आता रहेगा। देन यहां पे गिव स्टार्ट गिविंग सम मॉक टेस्ट। ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओनली पढ़ते रहोगे और टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे में एक एक टेस्ट देते रहो फॉर दोज पीपल जो लोग की तैयारी हो चुकी है, और जो लोग को तैयारी अगर हुआ नहीं है उनको ही मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे में 1 घंटे का एक चैप्टर का टेस्ट दे दो। लेट से आपने आज काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो, काइनेमेटिक्स की पीआई को कर लिए, अब आपको टेस्टिंग की जरूरत है, तो काइनेमेटिक्स की चैप्टर वाइज कोई टेस्ट पेपर ले लो और वो टेस्ट दे दो, तो गेट आइडिया कि मेरा तैयारी कैसी हुई है। ऐसे करते 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 हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो। पर फुल लेंथ टेस्ट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग पहले से करके रखे हो। अभी आप चालू किए तो फुल लेंथ टेस्ट थोड़ा लेट दो, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जो टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी करने के बाद उसकी पहले टेस्ट दो, देन धीरे धीरे गेट द कॉन्फिडेंस। पर जो लोग पहले से तैयारी करके रखे हो उनको मैं बोल रहा हूं ऑल्टरनेट डे में फुल लेंथ टेस्ट देना चालू करो, फुल टॉपिक टेस्ट। ठीक है, फुल टॉपिक जितना ज्यादा टेस्ट होगे ना उतना याद रखना आपकी सब फाइन ट्यूनिंग होता रहेगी। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर सॉल्विंग एंड राइटिंग स्ट्रेटेजी। देखो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है ना, बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है ना, आप जो फर्स्ट चालू करते हो, लेट्स से यू आर स्टार्टेड विद फिजिक्स, आप उसमें बहक जाते हो। आप ये ध्यान देते हो मेरे को 1 घंटा 60 मिनट्स के पेपर है, मेरा 90 मिनट्स लग गया ऑलरेडी। ऐसा मत करो बेटा। सबसे पहले याद रखो कि आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर है, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सो आई विल नॉट गिव मोर देन 60 मिनट्स इन एनी चैप्टर्स, एनी सब्जेक्ट। 60 मिनट्स खत्म हो गई तो आई विल गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट, देन बाद में कुछ सरप्लस टाइम बचा हुआ है तो मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। बट इनिशियल स्टेज में कोई भी सब्जेक्ट में मैं 60 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पेपर सॉल्विंग के टाइम में, बेटा देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैन टू मैन वेरी करता है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब वो आप किसी का फिजिक्स होएगा, किसी का केमिस्ट्री होगी, किसी का मैथ्स होएगी, जब जिसको तीनों अच्छी है उसके लिए मैं बाद में बताता हूं। बट पहले जिनके लेट से आपके फिजिक्स स्ट्रांग है तो यू स्टार्ट विद फिजिक्स। कोई दूसरे बच्चे का बोलेगा नहीं मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो यू स्टार्ट विद केमिस्ट्री। और जो आपके सर वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है सबसे ज्यादा वीक हो आप में, उसको आप इनमें से लास्ट में रखो। बस फर्स्ट रखो और लास्ट रखो, प्लीज एंश्योर कि आप उसमें प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लास्ट में जो रखी है उसमें टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए पेपर इजी था लेकिन आपने इनकम्प्लीट कर छोड़ के आए। At least do justice with all 3 subjects. Properly वो कीजिएगा। स्ट्रेटेजी में क्या होता है, पहले याद रखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है पर लग रहा है आपको पहले क्लिक नहीं कर रहा है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। पहले इंश्योर दैट ये मेरे को 130 स्कोर आ जाए, 130 प्लस इज माय फर्स्ट टारगेट। तो पहले जो इजी क्वेश्चन है जो मुझे पता है कि कैसे करना है, हो सकता है दिखा हुआ क्वेश्चन है, वो पहले करो, देन निकल जाओ। देन सेकेंड टाइम वापस आ जाओ, देन वहां पे यू ट्राई दो सो कॉल्ड टफ क्वेश्चंस आपके हिसाब से, बस जिसमें लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा टाइम दूंगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगी। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन करके निकल जाओ, बिकॉज स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन चालू किए और आपने अटक गए तो अननेसेसरी आपको मेंटल प्रेशर आता है, टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट पेपर एनालिसिस। एक टेस्ट पेपर हो गया, आपको कुछ तो स्कोर आ गया, उसके जनरली कोई क्लासेस वाले होता है तो आपको प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन दे देगा। तो बाद में आप सॉल्यूशन देखो कहां पे आपकी मिस्टेक्स हुई है ना। मिस्टेक्स जनरली क्या होता है, 3 प्रकार की होती है। जनरली एक मिस्टेक्स होता है इसको सिली मिस्टेक्स, आपने जल्दी करने के जल्दी करते थे कुछ मिस्टेक कर दिए, आपको बोला गया फाइंड डायमीटर, आपने रेडियस निकल के आ गया। ये जब बहुत बेसिक मिस्टेक्स होती है बट एक्चुअली मार्क्स तो जाता है ना, नेगेटिव मार्क आ जाती है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है। सिली मिस्टेक हो गए। सेकंड टाइप का मिस्टेक जो होता है वो होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक्स।
आपने श्योर थे कि ये पक्का ही आंसर आएगा, लेकिन बाद में जब सुनने देखा अच्छा अरे और कुछ हो रहा है, मतलब आपकी वहां पे चैप्टर में उतना कंट्रोल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। थर्ड टाइप का जो मिस्टेक्स है उसमें आप क्या करते हो, जनरली आप थोड़ा सा तुक्का मार के आते हो, समझ नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं क्या करना है, पर आपने थोड़ा सा इंट्यूशन से सिक्स सेंस लगा के कुछ तुक्का मार के आया, बाद में गलत हो गया। तो सबसे पहले जो है आपका सिलेबिस्टिक वाला जो पार्ट है वो आपकी कंट्रोल में है, उसको थोड़ा नलिफाई करना ही है। आइडियली याद रखो आपके जो होता है क्वेश्चंस, राइट लेफ्ट रॉन्ग वाले पार्ट जीरो होना चाहिए। जो भी है आपके राइट है करेक्ट है, नहीं तो लेफ्ट है, फिर लेफ्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं आता है। जितना रॉन्ग पार्ट काम करोगे उतना आपकी याद रखना ओवरऑल स्कोर बढ़ती है, इसलिए रॉन्ग वाला पार्ट को थोड़ा अवॉइड करो, राइट करो, और नहीं समझ में आ रहा है पर लग रहा है थोड़ा डाइसी है तो छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और देन आपका पेपर में क्या मिस्टेक, प्रॉपर एनालिसिस करो, जी मेरा ये क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है, क्यों मिस्टेक हुई थी, सॉल्यूशन देख लो, देन एंश्योर दैट जो क्वेश्चन आगे का भी पूछेगा तो आपको आना चाहिए, वो क्वेश्चन के रेलेवेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा रीड कर लो, समझ लो, देख लो, जो आगे उसके रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पेपर दोगे आपसे मिस्टेक्स होएगी, आपकी स्कोर भी कम आएगा, प्रॉपर एनालिसिस करके देते रहोगे धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर एनालिसिस ढंग से कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बोल चुका हूं, ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, ठीक है, ये फॉलो करो तो आपको देखो अपने आप हाई स्कोर आ जाएगा मेंस के अंदर, ठीक है। थैंक यू।